अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंट्री टेस्ट, जिसे आप एकेडमिक टेस्ट भी कहते हैं, की तैयारी करने का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस टेस्ट में जो बुक्स यूज़ होंगी उनको मैं PDF में भी आपको फ़राहम करूँगा। यानी अगर आप इन बुक्स को ख़रीदना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, अदरवाइज़ मैं ये आपको जो लेक्चर्स आपको वीडियो की सूरत में मिलेगा वही आपको PDF में भी मिलेगा। दोस्तों, इसमें बहुत सारी बुक्स यूज़ होती हैं, तो वक्तन फ़वक्तन आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा कि कौन कौन सी बुक्स जो हैं PAF, पाक नेवी, पाक आर्मी में की एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए यूज़ होती हैं। तो अभी जो बुक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ दोस्तों, ये बुक जो है बहुत मशहूर हो गई है और इसको हर एकेडमी तकरीबन जो भी यूज़ करा रही हैं वो उन बुक्स में ये बुक भी शामिल है। दोस्तों, इस बुक का नाम है सुपर एक्सीलेंट एकेडमिक एंड इंटेलिजेंस बुक। दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, जो स्टूडेंट्स न्यू हैं या जो मेरी वीडियो को पहली मरतबा वॉच कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, इस बुक का थोड़ा सा आपको तारुफ करवाता हूँ। दोस्तों, इस बुक का नाम सुपर एक्सीलेंट एकेडमिक एंड इंटेलिजेंस बुक है। ये PAF, आर्मी एंड नेवी और एटॉमिक एनर्जी, नर्सिंग एंड वेरियस टाइप ऑफ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए यूज़ होती है। ये बुक इंग्लिश, फिज़िक्स, मैथ और इंटेलिजेंस के टेस्टों पर मुश्तमिल है। इस बुक में जो है इंग्लिश के 10 टेस्ट, फिज़िक्स के भी 10, मैथ के भी 10 और इंटेलिजेंस एक वर्बल है और एक नॉन वर्बल। दोस्तों, जो हम शुरू करेंगे, पहले जो हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस बुक में हम पहले इंग्लिश पढ़ेंगे और जो जिसके साथ ही हम इसकी तरतीब को मद्देनज़र रखेंगे। इंग्लिश के बाद हम फिज़िक्स, मैथ और उसके बाद इंटेलिजेंस। PAF में आपको इंग्लिश में जो है जो स्टूडेंट्स ज़्यादा फेल हो जाते हैं, तो इंग्लिश बहुत अहम है और इंग्लिश ही में सारी MCQs होनी हैं। तो मैं समझता हूँ आपको इंग्लिश कुछ न कुछ जो है समझनी चाहिए और उसको पढ़ना भी चाहिए, ताकि जब आप एंट्री टेस्ट के लिए देने के लिए बैठें तो आपको जो है MCQs कम अज़ कम पढ़नी आए और आपको समझ आए। दोस्तों, हम इंग्लिश का जो है सेक्शन जो है हम शुरू करेंगे पहले। तो टाइम ज़ाया के बिना हम चलते हैं और आपको बताते हैं कि इंग्लिश सेक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे 10 टेस्ट हैं और इन 10 टेस्ट को हल करने के लिए हमें पहले कुछ इंग्लिश के रूल्स और इंग्लिश की ग्रामर जो है हमें आनी चाहिए, तब ही हम जाके इन टेस्ट को हल करेंगे बहुत ही आसानी के साथ। अदरवाइज़ हमें रट्टे लगाने पड़ेंगे और हमें बड़ी मुश्किल होगी अगर हम इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश के रूल्स नहीं पढ़ेंगे। दोस्तों, एक अच्छी बात यह है इस गाइड की, इस बुक की, कि इसमें जो इंग्लिश के 10 टेस्ट दिए गए हैं, इससे पहले जो इनमें जो है जो ग्रामर यूज़ हुई है, जो रूल यूज़ हुए हैं, वो सब जो है इंग्लिश के इन 10 टेस्ट से पहले दी गई है। तो अगर आप जो है उसको पढ़ लेंगे या उसको समझ लेंगे तो आपको इन 10 टेस्ट को हल करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो चलते हैं दोस्तों उन इंग्लिश ग्रामर के रूल्स और जो है इंग्लिश ग्रामर जो है पूरी जो है इसमें यूज़ जो हुई है वो पढ़ते हैं। तो इंग्लिश
جو ہے انگلش سیکشن میں ہم چلے جاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ انگلش سیکشن میں جو ہے ہمیں کیا کیا پڑھنا پڑے گا ان 10 ٹیسٹ کے ایم سی کیوز کو حل کرنے کے لیے۔ دوستو ان 10 ٹیسٹ کو حل کرنے کے لیے ہمیں جو ہے پہلے یہ جو ہے کچھ گرامرز وغیرہ کے رولز پڑھنے پڑیں گے۔ تو سب سے پہلے سنٹینس، اس کے بعد ہے کائنڈز آف سنٹینس، اس کے بعد دوستو آپ کو نظر آ رہا ہے آبجیکٹیو، سبجیکٹ، اس کے بعد ناؤن، کائنڈز آف پروناؤن، آبجیکٹ، کائنڈز آف آبجیکٹ، یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ تو ابھی جو ہم شروع کریں گے وہ ہے سنٹینس اور کائنڈز آف سنٹینس، ہم اس ویڈیو میں آپ کو سمجھائیں گے۔ دوستو پہلے بات کرتے ہیں سنٹینس۔ تو سنٹینس کا جو ڈیفینیشن ہے، سنٹینس کا جو ایک پراپر ڈیفینیشن انہوں نے یہاں پہ جو لکھی ہے وہ ہے کہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس کا پورا مطلب سمجھ میں آ جائے، جملہ یا سنٹینس کہلاتا ہے۔ دوستو اگر آپ کو الفاظ یا اگر کوئی بندہ بات کر رہا ہے اور آپ کو اس کی بات سمجھ آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جملہ ہے، یعنی مطلب یہ کہ الفاظ کا ایسا مجموعہ، ورڈز کا ایسا مجموعہ جس سے سننے والے کو سمجھ آ جائے اسے ہم سنٹینس کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو سنٹینس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ابھی جو ہے ہم اس کی ایگزامپل پر نظر دوڑاتے ہیں۔ اس کی ایگزامپلز میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ کرکٹ کھیلتا ہے، ہی پلیز کرکٹ۔ اس کے بعد میں اپنے ملک سے محبت کرتا ہوں، آئی لو مائی کنٹری۔ اس کے بعد دوستو ہے وہ سکول جاتی ہے، ہی گوز ٹو سکول۔ تو یہ جتنے بھی یہاں پہ الفاظ کا مجموعہ ہے ان کے پڑھنے سے مجھے اور آپ کو سمجھ آ گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پراپر سنٹینس ہے۔ ابھی ہم چلتے ہیں جملے کی اقسام کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کائنڈز آف سنٹینس میں جو ہے یہاں پہ ہمیں 10 ٹیسٹ کی جو ایم سی کیوز کو حل کرنے میں ہمیں یوز ہوں گے کہ وہ جملے کی کون کون سی اقسام ہیں۔ دوستو کائنڈز آف سنٹینس میں انہوں نے پہلے بات کی ہے اسریٹیو سنٹینس۔ اسریٹیو سنٹینس وہ جملے ہوتے ہیں جن میں کسی بات کے صحیح یا غلط کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی بندہ آپ سے بات کر رہا ہو اور آپ کو جو ہے اس کی بات کو سن کر یہ احساس ہو یا یہ پتہ چلے کہ یہ بات جو ہے غلط کر رہا ہے، یہ بات صحیح کر رہا ہے، تو اس سے جو ہے ان جملوں کو ہم اسریٹیو سنٹینس کہیں گے۔ تو دوستو ان کی مثال کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ اسلام آباد پاکستان کا دارالخلافہ ہے، یعنی اسلام آباد از دا کیپٹل آف پاکستان۔ تو ابھی اس کے بعد انہوں نے نیچے دوسری اگزامپل دی ہے کہ ہم سکول جاتے ہیں، وی گو ٹو سکول۔ تو ان جملوں کو پڑھ کر ہمیں جو ہے کس بات کا صحیح یا غلط ہونے کا پتہ چلتا ہے، تو یہ اسریٹیو سنٹینس ہے۔ اسی کے ساتھ دوستو انہوں نے ایک نوٹ بھی لکھا ہے کہ اگر اسریٹیو سنٹینس مثبت ہوں تب انہیں ہم افرمیٹیو سنٹینس کہا جاتا ہے۔ دوستو یہ اس نوٹ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ یہ اگر نوٹ یہاں پہ آ گیا ہے تو ان 10 ٹیسٹ میں یہ کہیں نہ کہیں ایم سی کیوز میں ضرور شامل ہوگا۔ اس کے بعد ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، یعنی اوپر انہوں نے بات کی ہے کہ اگر مثبت ہوں سنٹینس کون سے اسریٹیو سنٹینس تو انہیں ہم افرمیٹیو سنٹینس کہا جاتا ہے۔ تو یہ نیچے انہوں نے ابھی لکھ بھی دیا ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تو یہ مثبت جملہ ہے، تو اسے ہم افرمیٹیو سنٹینس کہیں گے۔ نیچے ہے کہ وہ صبح سویرے اٹھتی ہے، شی گیٹس اپ ایئرلی ان دا مارننگ۔ تو یہ پہلی قسم تھی سنٹینس کی۔
अभी जो इस बुक में दूसरी किस्म दी गई है सेंटेंस की, वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों इसको पढ़ने से ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे वो किसी सवाल के बारे में बात करेगा। इन्होंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन जो लिखी है वो ये है कि वो जुमले होते हैं जिनमें कोई बात पूछी जाती है या सवाल किया जाता है। मसलन तुम किस जमात से हो, क्या तुम गोश्त पसंद करते हो। तो इन जुमलों में कुछ सवाल जो है पूछा जाता है, इसलिए इन्हें इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसके बारे में मज़ीद बात नहीं करेंगे तो दोस्त, क्योंकि आपको पता चल गया होगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें आपसे कोई सवाल पूछे या वो जुमले जिनके आखिर पर सवाल या क्वेश्चन हो, आपको पता चल जाएगा कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तीसरी किस्म के बारे में यहाँ पे जो बात की गई है, तीसरी किस्म जो सेंटेंस की यहाँ पे लिखी गई है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है या हुक्मिया जुमले। इन्होंने यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी है इम्पेरेटिव सेंटेंस की, कि ये वो जुमले होते हैं जिनमें हम हुक्म, दरख्वास्त या नसीहत पाई जाती है। मतलब ये कि जब जुमला आप पढ़े हैं, अगर उसमें दरख्वास्त या कोई नसीहत या कोई हुक्म हो तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। नीचे उन्होंने एग्जांपल दी है कि मेरे जूते पॉलिश कर दो, मेहरबानी, बराए मेहरबानी मेरी मदद करें, हमेशा अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करो। तो इन तीनों एग्जांपल से हम इम्पेरेटिव सेंटेंस की उन्होंने जो है मुकम्मल एक वजाहत की है कि मेरे जूते पॉलिश कर दो, तो ये एक दरख्वास्त है। बराए मेहरबानी मेरी मदद करें, तो ये भी तकरीबन एक दरख्वास्त है। हमेशा अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करो, तो ये जो है नसीहत है। तो इस जुमले से हमें पता चलता है कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। मेरे जूते पॉलिश कर दो, दोस्तों ये जुमला दरख्वास्त भी हो सकता है, हुक्म भी हो सकता है। उसके बाद दोस्तों उन्होंने चौथी जो काइंड्स किस्म के बारे में बात किया है जुमले की, वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दोस्तों इन्होंने यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी है इस जुमले की या इस किस्म की, कि ये वो जुमले होते हैं जिनमें ताज्जुब, खुशी या अफसोस का इजहार किया जाता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में दोस्तों आपको समझ जाना चाहिए कि जब किसी जुमले में खुशी का इजहार हो, गमी का हो या ताज्जुब किया जाए, तो उस जुमले को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि उन्होंने नीचे एग्जांपल दी है कि वो कितने अहमक हो चुके हैं, हमने मैच जीत लिया, आह आह। जी जो आह है ना, ये खुशी का इजहार है, इसलिए सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम इंग्लिश की भी इसके बारे में बात करते हैं, वो कितने अहमक हो चुके हैं, हाउ फुलिश दे हैव बिन। तो ये हाउ, हुरा, ये जितने भी आएंगे यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएंगे। पांचवी किस्म के बारे में दोस्तों बात करते हैं कि ऑपरेटिव सेंटेंस। ऑपरेटिव सेंटेंस या दुआई जुमले। तो इससे आपको यानी अभी जो हमने इसकी मीनिंग पढ़ा है दुआई जुमले, तो इसका मतलब ये है कि इस जुमले में ख्वाहिश या दुआ की जाए, उस जुमले को हम ऑपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। नीचे उन्होंने इसकी डेफिनेशन भी यही डेफिनेशन लिखी है। उसके बाद दोस्तों इसके एग्जांपल देखते हैं। तो उन्होंने लिखा है कि आपकी उम्र दराज करें। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा जो है नज़र नहीं आ रहा, तो ये बुक में भी ऐसा ही था, तो इसलिए यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। काश मैं अमीर होता, तो ये जो है ख्वाहिश का यहाँ पे इजहार है, तो इन सेंटेंस को हम ऑपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। दोस्तों ये 5 किस्में थी काइंड्स ऑफ सेंटेंस में। उम्मीद करता हूँ आपको जुमले और जुमले की अक़साम के बारे में कुछ जो है समझ आ गई होगी। बाकी आपको जब PDF में ये फ़ाइल मिलेगी, तो आप जो है आसानी से इसको जब रिवीजन करेंगे, इसकी रिवाइज़ करेंगे एक बार, तो आपको समझ आ जाएगी। दोस्तों जो MCQs हैं वो MCQs तब आप कर पाएंगे जब आपको इनके बारे में पता होगा कि वो MCQs जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ग्रामर्स वगैरह हैं, तो आपको पता चलेगा, तभी आप
ان 10 ٹیسٹ کو حل کر پائیں گے۔ تو آج کی کے لیے یہیں تک، اگلی ویڈیو میں ہم اس سے آگے جو ہے پڑھیں گے۔ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ابھی جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، تاکہ آپ اپنے اکیڈمک ٹیسٹ یا انٹری ٹیسٹ جو ہے باقاعدہ طریقے سے جاری رکھ سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔